घात लगाने वाले अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन वे खुद जाल में फंस गए हैं। एक तनावपूर्ण क्षण में मो एन एक संचार उपकरण के माध्यम से तुरंत पूछते हैं कि क्या किसी ने ये यू को पकड़ा है। उनकी आवाज चिंतित लगती है क्योंकि वह दूसरे बुजुर्ग को बार बार पुकारते हैं, जल्दी जवाब की उम्मीद करते हुए। आखिरकार एक जवाब आता है, लेकिन यह ये तियान से है, जो शांतिपूर्वक कहता है कि उसने ये यू को पकड़ लिया है और उसे तुरंत वापस ला रहा है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन फिर मो एन को शक होता है और वह पूछता है कि वह व्यक्ति कौन है, क्योंकि कुछ अजीब लगता है। अन्य सदस्य जल्दी से ये यू के शरीर की जांच करते हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि वह सांस नहीं ले रहा है तो वे सदमे में जम जाते हैं। सच्चाई तेजी से फैलती है, कुछ भयानक गलत है। मो एन चिल्लाता है कि सभी सतर्क रहें, अब यह समझते हुए कि जिसने ये यू को पकड़ने का दावा किया था उसने निश्चित रूप से बैकअप के लिए बुलाया होगा। विशाल लिनहाई बेस के अंदर मो एन ये सवाल उठाने लगते हैं कि यहाँ शक्तिशाली मो परिवार को चुनौती देने वाला और कौन हो सकता है। खुद को छोड़कर संदेह बढ़ता है जब वह क्षेत्र को स्कैन करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन छाया में छिपा हुआ है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर सके, एक दूसरा व्यक्ति चुपचाप गिरा दिया जाता है। जब उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ कोई घात नहीं है तो घबराहट और बढ़ जाती है। ये कोई छाया हत्यारा है। समूह डर से भर जाता है और सभी को फैलने और सतर्क रहने के आदेश दिए जाते हैं। उसी क्षण ये तियान अपनी गति प्रतिभा को सक्रिय करता है और उसकी गति का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। वह एक पल में गायब होकर फिर से प्रकट हो जाता है। मो एन उसके सामने अविश्वसनीय गति से स्तब्ध है। कोई ये तियान की स्थिति पकड़ने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि एक मौका है, लेकिन जैसे ही वह कार्रवाई करता है ये तियान फिर से गायब हो जाता है। उसकी गति से सभी भ्रमित हैं, क्योंकि उनके हमले हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। अंधेरा पूरे क्षेत्र में फैल जाता है जब ये तियान शैडो ब्लेड का उपयोग करता है और वहां मौजूद हर दुश्मन को खत्म करना शुरू कर देता है। मो एन टीम से स्थिति अपडेट के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है और डरावना जवाब पुष्टि करता है कि ये तियान वहां आ गया है। यह सुनकर मो एन गुस्से में आ जाता है और सभी को उसे पकड़ने का आदेश देता है। जैसे ही गार्ड्स अंदर आते हैं, ये तियान पीछे नहीं हटता। इसके बजाय वह अपनी ताकत की प्रतिभा को सक्रिय करता है। दो दुश्मन एक साथ हमला करते हैं, लेकिन ये तियान बिना किसी प्रयास के दोनों को रोक देता है। उसके चारों ओर हर कोई सदमे में जम जाता है और मो एन विश्वास नहीं कर सकता कि ये तियान ने दोनों हमलों को इतनी आसानी से झेल लिया। उसके लिए ये तियान सिर्फ एक एलीट स्तर का मार्शल योद्धा होना चाहिए था, लेकिन जो वह अब देख रहा है वह कुछ और ही साबित करता है। ये तियान स्पष्ट रूप से अपनी असली शक्ति छुपा रहा है और यह कोई ऐसा नहीं है जिसे मो एन आसानी से संभाल सके। फिर ये तियान मो एन के सामने शांत खड़ा होता है और उसकी पहचान की पुष्टि करता है। पूरी तरह से जानता है कि वह मो शियाओबेई के पिता का सामना कर रहा है। मो एन संयमित रहने की कोशिश करता है, मुस्कान बनाते हुए शांति की पेशकश करता है, कहता है कि वे बिना खून खराबे की चीजें सुलझा सकते हैं अगर ये तियान उसे जीवित रहने दे। लेकिन ये तियान बातचीत में रुचि नहीं रखता। इसके बजाय वह ठंडे स्वर में प्रकट करता है कि वही मो शियाओबेई का हत्यारा है। मो एन गुस्से में नहीं फटते। इसके बजाय वह सिर झुकाते हैं और सहमति जताते हैं। अपने बेटे को अवज्ञाकारी कहते हैं और कहते हैं कि शियाओबेई ने ये तियान को नाराज किया होगा, इसलिए उसकी मौत जायज थी। मो एन की आवाज में निराशा झलकने लगती है जब वह भीख मांगने लगते हैं। पैसे, ताकत, जो कुछ भी ये तियान चाहता है देने का वादा करते हैं, बस उसे बख्श दिया जाए। लेकिन ये तियान प्रभावित नहीं होते। यह शांतिपूर्वक आगे बढ़ता है, अपनी नजरें लक्ष्य पर टिकाए हुए कहता है कि वह समस्याओं को बढ़ने से पहले खत्म करना पसंद करता है, फिर वहीं उसे खत्म कर देता है। ये तियान कभी बदला लेने के लिए इंतजार नहीं करता। अगर कोई उसकी बहन को चोट पहुंचाता है तो वह कभी माफ नहीं करता और हमेशा सुनिश्चित करता है कि वे इसकी कीमत चुकाएं। इस बार ये तियान पूरे परिवार को खत्म करने का वादा करता है। दूर एक भव्य महल जैसे घर के अंदर एक बुजुर्ग सोचता है कि 10 महान बुजुर्ग अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। उसका बेटा उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 10 बुजुर्ग लिनहाई बेस की रक्षा कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी आकाश चमकता है और एक चमकती हुई तलवार उनके घर की ओर उड़ती है। ये तियान आ गया है और वह बात करने नहीं आया है। गार्ड घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं, ये जानने की मांग करते हैं कि कौन उनके बेस पर हमला करने की हिम्मत करता है। धुएं के बीच से ये तियान प्रकट होते हैं और ठंडी स्पष्टता के साथ उन्हें याद दिलाते हैं कि वही लोग थे जिन्होंने उनकी जान लेने के लिए लोगों को भेजा था, और अब वे ये पूछने की हिम्मत कर रहे हैं कि वह कौन है। उन्हें यह हास्यास्पद लगता है क्योंकि वह सवालों के लिए नहीं आए हैं, वह उन्हें नष्ट करने के लिए आए हैं। डर फैल जाता है जब कांग शियोंग ये तियान को घूरता है और उसकी आवाज कांपने लगती है जब उसे एहसास होता है कि यह कौन है। कांग शियोंग जानना चाहता है कि ये तियान यहाँ क्यों है और 10 महान बुजुर्गों का क्या हुआ। ये तियान बिना झिझक के जवाब देता है कि वह बुजुर्गों से जल्द ही मिलेगा, बस इस दुनिया में नहीं बल्कि नर्क में। इससे पहले कि कांग शियोंग प्रतिक्रिया कर सके, ये तियान तुरंत हमला करता है जो उसकी छाती को चीर देता है। अपने बेटे को एक पल में मृत देखकर कांग शियोंग के पिता चिल्लाते हैं। ये तियान को राक्षस कहते हैं क्योंकि उनका बेटा उनके सामने निर्जीव पड़ा है और उनका दर्द जल्दी ही क्रोध में बदल जाता है। वह एक शक्तिशाली चाल के लिए तैयार होते हैं जो उनकी गुप्त कलाओं में से एक है जिसे ये तियान पहचानते हैं। उन्होंने इसे पहले भी घातक शक्तिशाली चींटियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन ये तियान नहीं झिझकते। उन्होंने यह चाल पहले ही देखी है। बुजुर्ग की आवाज गुस्से में कांपती है जब वह ये तियान पर चिल्लाते हैं, अपने बेटे की मौत के लिए पूरी तरह से ये तियान को दोषी ठहराते हुए। अपने गुस्से में उनके कपड़े फटने लगते हैं और वह तुरंत ये तियान की ओर दौड़ते हैं। सफलतापूर्वक वे मुक्कों की एक श्रृंखला मारते हैं जो ये तियान को नुकसान पहुंचाती है और पीछे धकेल देती है। बूढ़ा आदमी अपने विशाल रूप में चिल्लाता है कि ये तियान की राख भी उसकी नफरत को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और वह कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे मरते हुए देखेगा। अचानक लिनहाई बेस में अलार्म बजने लगते हैं और एक जोरदार चेतावनी फैलती है कि एक हत्यारा अंदर घुस आया है। रक्षक गलियारों से दौड़ते हुए चिल्लाते हैं कि कुलपति की रक्षा करें, लेकिन ये तियान शांत रहता है। ये सोचकर मजा आता है कि वे अब प्रतिक्रिया कर रहे हैं जब उसने पहले ही परिवार के मुखिया को मार दिया है। वह परिवार का मजाक उड़ाता है, उन्हें बेवकूफ और धीमा कहता है, फिर देखता है कि उसे तुरंत मारने का आदेश दिया जाता है। रक्षकों की एक लहर अंदर आती है, लेकिन उनके हमला करने से पहले एक काला आकृति भीड़ को चीर देती है। एक छाया हत्यारा प्रकट होता है और जैसे ही रक्षकों में अफरा तफरी मच जाती है,
जैसे ही गार्ड्स कुछ ही सेकंड में गिर जाते हैं, बुजुर्ग अविश्वास में घूरते हैं। ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये तियान एक शीर्ष स्तर के योद्धा की तरह लड़ रहा है और यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कोई इतना युवा व्यक्ति इतनी शक्ति कैसे रख सकता है। इस बीच ये तियान अपनी नजरें बुजुर्ग पर टिकाए रखते हैं, उसकी छिपी हुई तकनीक का अध्ययन करते हुए सोचते हैं कि यह उसे कितनी देर तक जीवित रख सकती है। बुजुर्ग का गुस्सा हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता जाता है और तलवारों के साथ लड़ाई जारी रहती है। लेकिन युद्ध के मैदान से दूर एक और युवा नेता चुपचाप लड़ाई देखता है। ये तियान की ताकत देखकर वह सोचता है कि क्या मो परिवार ने बाहरी मदद ली है। उसका गार्ड बुजुर्ग त्सी हस्तक्षेप करने की पेशकश करता है, लेकिन युवा मालिक सिर हिला देता है। वह इंतजार करना और देखना पसंद करता है कि यह अपने आप कैसे होता है। चांग किंग निराशा में चिल्लाता है। ये तियान की अविश्वसनीय गति से हैरान है, क्योंकि वह जो भी वार करता है उसे आसानी से रोक दिया जाता है। ये तियान फिर से बच निकलता है और चांग किंग को एहसास होने लगता है कि यह लड़ाई उसके पक्ष में नहीं जा रही है। बूढ़ा आदमी घबराने लगता है, क्योंकि गुप्त कला को बनाए रखना उसकी ऊर्जा को तेजी से खत्म कर रहा है, जबकि ये तियान थका हुआ भी नहीं दिखता। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, चांग किंग सोचता है कि अपनी तकनीक के रहते हुए लिन परिवार से मदद बुला ले। ये तियान शांत रहता है, उसका मजाक उड़ाते हुए उसे जारी रखने के लिए उकसाता है। हताशा में चांग किंग एक धुआं बम फेंकता है और धुंध में गायब हो जाता है, समय खरीदने या भागने की उम्मीद में। लेकिन ये तियान उसके पीछे ही रहता है। चाहे बूढ़ा आदमी कितनी भी तेजी से चले, वह उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि ये तियान की उच्च स्तरीय गति प्रतिभा उसे हर कदम पर पास और मेल खाती रहती है। चांग किंग बड़बड़ाता है, यह महसूस करते हुए कि उसने कोई दूरी नहीं बनाई है। कोई विकल्प न बचने पर वह फिर से ये तियान की ओर मुड़ता है। ये तियान मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है, लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार, क्योंकि चाहे बूढ़ा आदमी भागे या वापस मुड़े, ये तियान खुशी खुशी जारी रखने और जो शुरू हुआ था उसे खत्म करने के लिए तैयार है। चांग किंग अपनी ताकत को कम होते हुए महसूस करता है, क्योंकि उसकी गुप्त कला अपनी सीमा पर पहुंच जाती है और वह ठोकर खाकर गिर जाता है। वह जानता है कि यह उसके और मो परिवार के लिए अंत है। ये तियान अंतिम प्रहार करने की तैयारी करता है, ये घोषणा करते हुए कि अब उसका अंत समय आ गया है। हताश होकर चांग किंग घुटनों के बल गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। ये तियान को एक अनमोल खजाना देने की पेशकश करता है और दावा करता है कि यह उसके पास की सबसे मूल्यवान चीज है। हालांकि ये तियान को डेजावू जैसा महसूस होता है, वह आधा मनोरंजन और आधा संदेह में है, इसलिए वह देखने के लिए सहमत हो जाता है। चांग किंग किसी प्रकार की जादुई गेंद उत्पन्न करता है और उसे स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराता है, ये तियान तुरंत पीछे हट जाता है। तभी गेंद फट जाती है और ये तियान की ओर जहरीली सुइयां फेंकती है। हालांकि वह इसे चकमा देने में सफल हो जाता है, फिर भी ये तियान के चेहरे पर एक छोटा सा कट लग जाता है। वस्तु के भीतर छिपा जहर यह दिखाता है कि मो परिवार कितनी दूर तक जाने को तैयार है। जैसे ही चांग किंग हंसता है, सोचता है कि उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली है और घातक जहर उसे मार देगा, ये तियान शांतिपूर्वक अपनी उपचार क्षमता को सक्रिय करता है और तुरंत ठीक हो जाता है। चांग किंग अविश्वास में घूरता है, ये समझने में असमर्थ कि ये तियान के पास इतनी शक्तिशाली क्षमताएं कैसे हैं। ये तियान बस मुस्कुराता है और उसे ठंडे विदाई के साथ विदा करता है। वही सुई बूढ़े आदमी के सीने के आर पार मारकर बूढ़े आदमी को परलोक में अपनी अंतिम यात्रा पर छोड़ देता है। याओयू सोचती है कि उसका भाई अभी तक क्यों नहीं लौटा, जबकि कैप्टन गैलवुल्फ उसके देखभाल करने वाले जैसा महसूस करने की शिकायत करता है। उसी समय ये तियान वहां आ जाता है, कप्तान को शिकायत के बीच में पकड़ते हुए। जैसे ही गैलवुल्फ उसे देखता है, उसके चेहरे पर राहत की चमक आ जाती है। ये तियान अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देता है और कप्तान जिज्ञासा पूर्वक पूछता है कि क्या सब कुछ संभाल लिया गया है। शांत सिर हिलाते हुए ये तियान पुष्टि करता है कि सब कुछ हो गया है और इस क्षण से मो परिवार अब लिनहाई बेस में मौजूद नहीं है। गैलवुल्फ आश्चर्यचकित होकर प्रतिक्रिया करता है कि यह कितना निर्दयी लगता है, हालांकि वह स्पष्ट रूप से प्रभावित है। ये तियान ये सुनिश्चित करते हैं कि याओयू सुरक्षित है और कोई हत्यारा उसके पास नहीं पहुंचा है, और वह ये सुनकर राहत महसूस करता है कि उसे शांत करने वाली दवा देने के बाद वह शांति से आराम कर रही है। ये तय होने के बाद वे ठंडी छत छोड़कर अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, ये तियान साझा करते हैं कि वह चाहते हैं कि याओयू खेती शुरू करे। ये विचार गैलवुल्फ को चौंका देता है, लेकिन ये तियान पूछते हैं कि क्या साधारण लोगों के लिए अपनी ताकत जल्दी बढ़ाने का कोई तरीका है। गैलवुल्फ थोड़ा हंसते हैं और समझाते हैं कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। वास्तविक सुधार केवल भारी वित्तीय निवेश के माध्यम से ही आता है, जिस पर शक्तिशाली परिवार निर्भर करते हैं। ये तियान इस सच्चाई की सरलता से हैरान है। विदा लेने से पहले कप्तान ये तियान को सुझाव देते हैं कि वह ऊपर के बेडरूम में आराम कर रही याओयू को देखने जाएं। ये तियान सिर हिलाता है और उसे देखने के लिए ऊपर जाता है। जैसे ही वह उसे देखती है, याओयू राहत से भरकर उसकी बाहों में दौड़ जाती है। वह डर गई थी कि वह वापस नहीं आएगा, लेकिन अब जब वह वापस आ गया है तो वह उससे लिपट जाती है और उसकी भावनाएं बाहर आ जाती हैं। ये तियान उसे धीरे से आश्वस्त करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है और वादा करते हैं कि वह हमेशा उसके साथ रहेंगे। हालांकि अभी भी भावुक, याओयू पूछती है कि क्या वह सच में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वह बिना झिझक अपना वचन देते हैं। इस बीच जो हुआ उसके बारे में फुसफुसाहट फैलने लगती है। शक्तिशाली मो परिवार के पूरी तरह से नष्ट हो जाने की खबर आसपास के सभी लोगों को चौंका देती है। लोग सोचने लगते हैं कि ये तियान वास्तव में कितना शक्तिशाली है, यह महसूस करते हुए कि वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उत्साह बढ़ता है जब लिन परिवार आता है। लिन मिंगजी, युवा मास्टर, शक्तिशाली योद्धा लिन जय के साथ आत्मविश्वास से चलते हैं और उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। एक सेवक मेहमानों के बारे में मेरी लेडी को सूचित करने के लिए दौड़ता है, जबकि अन्य लोग मो परिवार के पतन के बारे में फुसफुसाते हैं। चुपचाप चर्चा होती है कि मो परिवार के मुखिया की मृत्यु कितनी अप्रत्याशित थी। कभी उनसे डर और सम्मान किया जाता था, फिर भी उनका अंत इतनी अचानक हो गया। फिर बातचीत मो परिवार के सबसे खतरनाक हथियार आयरन पर्ल की ओर मुड़ जाती है। ये छुपा हुआ खजाना अपनी खतरनाक शक्ति के लिए जाना जाता था, जो किसी भी युद्ध के परिणाम को बदलने में सक्षम था। इसकी सीमा व्यापक थी, इसका नुकसान घातक था और इसे केवल जीवित रहने के अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता था। फिर भी इसे छोड़ने के बावजूद मो परिवार असफल रहा। न केवल उनका प्रतिद्वंद्वी ये तियान जीवित बचा, बल्कि उसने आयरन पर्ल को भी
आयरन पर्ल की अपनी सोने की सुई का उपयोग करके मो चियांगचेन को गिरा दिया। जो उनका गुप्त तुरुप का पत्ता होना चाहिए था वही हथियार बन गया जिसने उनके पतन का कारण बना। मो परिवार के पतन के बाद अफवाहें फैलने लगीं। हिले हुए बचे लोगों के मुंह से एक बात स्पष्ट हो जाती है, विनाश एक अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया था। विनाश के स्तर को देखते हुए उसकी ताकत शायद एक शिखर महान योद्धा के बराबर है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बात सभी को और भी अधिक परेशान करती है वह यह है कि यह शक्तिशाली व्यक्ति लिनहाई बेस का नहीं लगता। कुछ लोग आयरन फेंक बेस पर शक करने लगते हैं। यह संभव है कि उन्होंने ताकत दिखाने के लिए मो परिवार पर यह हमला किया हो। यह सिद्धांत तब और जोर पकड़ता है जब एक गहरी चिंता उभरती है। पहले आयरन फेंक बेस ने एक वाणिज्यिक व्यापार मार्ग बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन एक जासूस से मिली जानकारी कुछ और चिंताजनक प्रकट करती है। उनके बेस के पास एक विशाल राक्षस के राजा स्तर के खतरे में विकसित होने के करीब होने की खबर है। एक ऐसा प्राणी जो इतना खतरनाक है कि सबसे मजबूत योद्धा भी उससे डरेंगे। अगर ऐसा होता है तो आयरन फेंक बेस शायद बच नहीं पाएगा। इसका मतलब यह तथाकथित व्यापार मार्ग सिर्फ एक छुपा हुआ पलायन मार्ग हो सकता है, एक बचने की योजना अगर उनका बेस गिर जाए। अगर दोनों बेस लिनहाई और आयरन फेंग अंत में मिल जाते हैं तो यह एक साधारण संघ नहीं होगा। नेतृत्व और प्रभाव संभवतः दो गुटों के बीच विभाजित हो जाएगा। एक पुरानी शक्ति संरचना का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा नई ताकत लाएगा। उस समय यहाँ तक कि लिन परिवार भी पूरी तरह से अपने लिए नहीं बोल पाएगा। ये केवल एक प्रतीक बन जाएगा जिसे जो भी पक्ष नेतृत्व करेगा वह नियंत्रित करेगा। आयरन फेंग बेस की अचानक शक्ति प्रदर्शन में अवसर देखते हुए लिन परिवार ने तेजी से कार्य करने और स्थिति का लाभ उठाने का निर्णय लिया। आदेश जारी किए जाते हैं और बुजुर्ग जी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। वह सभी प्रमुख परिवारों को पत्र व्यक्तिगत रूप से देने की योजना बनाते हैं। उन्हें मो परिवार के छोड़े गए संसाधनों का दावा करने और उपयोग करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस बीच जेटियन शक्तिशाली औषधियों का एक बड़ा भंडार प्रकट करता है। उनकी संख्या से हर कोई चौंक जाता है और कप्तान गैलवोल्फ का मानना है कि उनकी कीमत पूरे संपत्तियों से अधिक है। याओयू मूल्य से अभिभूत होकर अपने भाई के निर्णय पर सवाल उठाती है और उसे धोखा खाने से पहले उन्हें वापस करने का आग्रह करती है, लेकिन जेटियन आत्मविश्वास से सभी को आश्वस्त करता है कि ये औषधियां असली और बेहद मूल्यवान है। इसे साबित करने के लिए वह याओयू को एक औषधि देता है। इसे लेने के बाद वह आश्चर्य से चमक उठती है, तुरंत इसके प्रभाव महसूस करती है। माहौल बदल जाता है और कोई भी संदेह जल्दी ही मिट जाता है क्योंकि औषधियों की असली शक्ति अचूक हो जाती है। जेटियन फिर से जाने की तैयारी करता है। इस बार उसका लक्ष्य 1000 लीफ फॉरेस्ट है। वो बताते हैं कि वहां कुछ महत्वपूर्ण उनका इंतजार कर रहा है। राक्षसों के अधिक खतरनाक होने के कारण आयरन फेंग बेस ने अधिक लोगों को सुरक्षा के लिए लिनहाई बेस में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है और स्थिति अधिक गंभीर होती जा रही है। यहाँ तक कि 2 ग्रैंड मास्टर भी राक्षसों को रोकने में संघर्ष कर रहे हैं। जेटियन जानते हैं कि अगर उनकी रक्षा प्रणाली ढह जाती है तो यह आपदा का कारण बन सकता है, इसलिए उसके लिए मजबूत होना कोई विकल्प नहीं है, ये एक आवश्यकता है। याओयू जो हाल ही में लौटने के बाद अभी भी भावुक है, यह स्वीकार करना मुश्किल पाता है कि जेटियन फिर से इतनी जल्दी जा रहा है, लेकिन वह दृढ़ रहता है, यह जानते हुए कि क्या करना है और समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। जेटियन उसे धीरे से आश्वस्त करता है, उसे अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। वह उसे समय पर औषधि लेने और कप्तान के मार्गदर्शन में शरीर प्रशिक्षण तकनीक का अभ्यास जारी रखने की याद दिलाता है। याओयू अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करती है और जेटियन से सावधान रहने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि वह घर पर उसका इंतजार करेगी। जेटियन मुस्कुराता है, सुरक्षित लौटने का वादा करता है और कप्तान गैलवुल्फ की ओर मुड़ता है। याओयू को उनके हवाले करता है। कप्तान आत्मविश्वास से सहमति जताते हुए कहता है कि भाई की बहन उसकी अपनी बहन जैसी होती है। तभी वह घोषणा करता है कि आयरन फेंग बेस के लोग आ रहे हैं और आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में हैं। जल्द ही आयरन फेंग बेस का काफिला लिनहाई बेस में जोरदार प्रवेश करता है और उनमें से एक है सैन फेंग, जो उनकी युवा पीढ़ी के 4 महान प्रतिभाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। वह एक मध्य स्तरीय उत्कृष्ट योद्धा है जो आत्मविश्वास से मोटर बाइक पर आगे बढ़ रहा है और उसकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। लोग उसके प्रतिभा के बारे में फुसफुसाने लगते हैं। सान फेंग की स्थिति विंडो उच्च स्तरीय साधना प्रतिभा और मध्यम स्तरीय तलवार कौशल दिखाती है और यह संयोजन अकेले ही उसे उसकी उम्र के अधिकांश अन्य लोगों से ऊपर रखता है। पास में याओयू काफिले द्वारा उठी धूल से खांसता है और इस भड़कीले प्रवेश से परेशान हो जाता है क्योंकि यह सब बहुत ज्यादा लगता है। जेटियन अपनी बेचैनी साझा करती है, स्वीकार करती है कि स्थिति के बारे में कुछ उसे बुरा एहसास देता है। फिर भी वह शांत रहता है और उन्हें बताता है कि अब उसके जाने का समय है। याओयू चिंतित लेकिन समझदार उसे सुरक्षित रहने के लिए कहती है। इसके बाद जेटियन मुड़ जाता है। लिनहाई बेस के बाहर जो भी आए उसका सामना करने के लिए तैयार वो 1000 लीफ फॉरेस्ट में कदम रखता है, आसपास का निरीक्षण करते हुए। ये जगह पहली नजर में सूखी और निर्जीव लगती है। जैसा कि इसके नाम से लगता है वैसा कुछ नहीं, लेकिन जेटियन सतर्क रहता है, उस प्राणी के संकेत खोजते हुए जिसके वह पीछे है। जल्द ही वह जमीन पर एक विशाल पदचिह्न देखता है। इसके आकार और गहराई को देखकर यह संभवतः एक काले भेड़िया पैंथर का है जो अपनी अद्भुत गति के लिए जाना जाता है और इसे ढूंढना जेटियन को अपनी गति की प्रतिभा को सुधारने में मदद कर सकता है। तभी हवा में ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर फैलती है। यह तीव्र है और स्पष्ट रूप से पास के राक्षसों के बीच संघर्ष से आ रही है। एक दुर्लभ अवसर को भांपते हुए जेटियन जल्दी से स्रोत की ओर बढ़ता है। जैसे ही जेटियन पहुंचता है वह अपने सामने 2 सुनहरे ड्रैगन पैंथर देखता है, एक दुर्लभ उत्परिवर्तित नस्ल जो काले भेड़िए पैंथरों से कहीं अधिक मजबूत है। वे इतने तेज हैं कि उनकी हरकतें धुंधली हो जाती हैं। स्पष्ट रूप से शीर्ष स्तर की गति प्रतिभा रखते हैं जो जेटियन चाहता है। उनका प्रतिद्वंद्वी भी उतना ही आश्चर्यजनक है, एक विशाल गोरिल्ला जो शुद्ध शक्ति का विकिरण कर रहा है। इसकी आभा यह संकेत देती है कि यह एक उच्च स्तरीय राक्षस है जिसकी लड़ाई की शक्ति एक शिखर महान योद्धा के बराबर है। अपनी गति के बावजूद दोनों पैंथर गोरिल्ला की जबरदस्त ताकत के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जेटियन ध्यान से देखता है, अपने विकल्पों को तौलता है।